हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी को हम पढ़ेंगे। वो क्या है डेवलपमेंटल बायोलॉजी? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमको पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ विच लाइक बिगेट्स लाइक। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स अकर्स बाय बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो सकता है। अब एसेक्सुअल इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लेंगे, उसके बाद फिर हम बाद में इसकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सब पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या है इसमें? ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म या पेरेंट में डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। बिना सेक्स सेल्स के ही किसी भी पेरेंट के एक पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल मेथड में क्या होता है, यहाँ पर जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें मेल और फीमेल सेक्स सेल्स, जिनको कि हम गैमेट्स भी कहते हैं, यूनिट्स टुगेदर मिलते हैं, यूनाइट टुगेदर टू प्रोड्यूस जाइगोट दैट ग्रोज टू डेवलप इनटू यंग वन, जो कि एक यंग वन में डेवलप हो जाता है। और इसको हम और क्या कहते हैं? ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट या व्यक्तिवर्तीय या ऑन्टोजेनिक या ऑन्टोजेनेसिस कहते हैं। मतलब द प्रोसेस बाय विच अ जाइगोट इज ट्रांसफॉर्म इनटू ए मल्टी सेलुलर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बीइंग। एक मल्टी सेलुलर और वेल ऑर्गेनाइज्ड उस फॉर्म में आ जाता है। अब ये जो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट है ये दो तरह का होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ब्लास्टोजेनेसिस। अब इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस जो है ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एक फर्टिलाइज्ड एग से जो है वो डेवलपमेंट जो एक इंडिविजुअल का होता है उसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा जो ब्लास्टोजेनेसिस है, इस कॉन्ट्रास्ट में डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एसेक्सुअल बॉडी लाइक ए बर्ड। यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कोई भी बर्ड या फ्रैगमेंट ऑफ बॉडी किसी के भी द्वारा, या फिर वो स्पोर्स भी हो सकते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को डेवलपमेंट को हम बोलते हैं ब्लास्टोजेनेसिस। अब देखिए हम लोग अभी तक ये तो हमने जनरल बात कर ली एम्ब्रियोजेनेसिस, ब्लास्टोजेनेसिस। अब जैसे मैं आपको बात बोल रही हूँ कि मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपको थर्ड पेपर पढ़ाऊँगी, लेकिन इससे पहले हम इसको क्या कहते थे या आज भी हम इसको कहते हैं, ये क्या है ब्रांच? एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी वैसे तो एक हैं, बट थोड़ा सा अगर हम इसको ब्रॉड उसमें लें तो डिफरेंस ये है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है वो इज़ ए रीसेंट टर्म है और इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एन एम्ब्रियो बट इंक्लूड्स, केवल वो उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस से नहीं जुड़ा है बल्कि इसके ऑल एस्पेक्ट्स लाइक बायोकेमिकल, जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटीज़ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो के ये जितने भी प्रोसेस हैं वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं, ना कि केवल उसका डेवलपमेंटल जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। इसीलिए हम इसको परिवर्धन जैविकी कहते हैं, ना कि हम भ्रौणिकी के नाम से अब इसे जानते हैं। इसको हम परिवर्धन जैविकी के नाम से या डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से पढ़ने लगे हैं। अब हम और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, कहाँ से शुरू हुई, हिस्ट्री क्या है इसकी। इस एम्ब्रियोलॉजी में आपने नाम बहुत सुना होगा एरिस्टोटल का, जो कि 384 और 322 BC से पहले थे, ग्रीक फिलोसोफर था ये स्टडी इसने एम्ब्रियोज़ की और एनिमल्स एंड मैनी, और इसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत एक्यूरेट थी, मतलब बहुत सही होती थी, इसीलिए इसका इतना उसमें नाम था। और इसके बाद एग्जीमेंडर आया 600 BC में, फिर ग्रीक फिलोसोफर आए एम्पिडोकल्स, जो कि
जिन्होंने मेल और फीमेल स्पर्म के बारे में भी हमें बताया डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। अब ये जो ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी है, इसका जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो किसको जाता है? एक इंडिपेंडेंट ब्रांच बनाने में गोज़ टू एरिस्टोटल। क्रेडिट ऑफ एस्टेब्लिशिंग एम्ब्रियोलॉजी एज ए सेपरेट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच इज ऑफ बायोलॉजी इज गोज़ टू एरिस्टोटल को जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे देखिए हिस्ट्री में क्या हुआ। पहले तो इतने माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, द रॉबर्ट हुक 1665 में हमको पता है द स्पर्म एंड ओवा वर डिस्कवर हुए एंड बट देयर इम्पोर्टेंस इन द डेवलपमेंट वाज नॉट एस्टेब्लिश। लेकिन उसकी जो क्या इम्पोर्टेंस है उसका डिटेल, क्योंकि हमारे पास और ज़्यादा इतनी एडवांसमेंट नहीं था इसलिए हम नहीं पता कर पाए थे साइंटिस्ट। लेकिन धीरे धीरे करके फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ता चला गया हमारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, और हमको नए नए तथ्य सामने आए और कुछ थ्योरीज़ जो हैं वो सामने आती गईं। अब हम देखेंगे ये कौन सी थी थ्योरीज़ ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में कौन कौन सी थ्योरी आई? सबसे पहली थ्योरी थी जो बच्चों, वो थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। जैसा नाम बता रही है, प्री फॉर्मेशन, पहले से बना हुआ। इस थ्योरी में भी दो तरह के साइंटिस्ट थे। जो आधे साइंटिस्ट थे वो क्या बिलीव करते थे उसमें, वैसे सबका ये कहना था कि द ह्यूमन बीइंग इज़ प्री फॉर्म्ड आइदर इन द ओवम और इन द स्पर्म। मतलब दो तरह के व्यूज़ थे। कुछ कहते थे कि ओवम में प्री फॉर्म रहता है और प्रीमैच्योर, और दूसरे लोग कहते थे स्पर्म में। जो साइंटिस्ट कहते थे कि वो ओवम में स्मॉल मिनिएचर होता है एडल्ट का, जैसे कि मालपीजी थे साइंटिस्ट, वो यही बिलीव करते थे। ऐसे साइंटिस्ट वाले व्यू वालों को हमने क्या कहा? ओविस्ट। दूसरे जो थे स्वामरडन और हार्टसोकर, 1656 से लेकर 1725 तक इनकी लाइफ थी। ये कहते थे मिनिएचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग लोकेटेड इन द हेड ऑफ द स्पर्म। ये आपने देखा होगा कि हेड ऐसे स्पर्म जो है मिनिएचर यहाँ पर प्रेजेंट हेड ऑफ द स्पर्म में रहता है। ऐसे साइंटिस्ट को हमने बोला स्पर्मिस्ट और ह्यूमनिस्ट। ये थ्योरी काफ़ी समय तक चली, लेकिन इसके बाद इसके ज़्यादा हमको प्रूफ नहीं मिल पाए। 18th सेंचुरी तक ये वाली जो थ्योरी थी चलती रही। कौन सी? प्री फॉर्मेशन थ्योरी। अब इसके बाद आई थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। ये जो कॉन्सेप्ट था ये प्रपोज किया किसने? CF वॉल्फ ने 1759 में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज़ नो प्री फॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द स्पर्म और ओवा। इन्होंने ये बात नहीं मानी। बट द एम्ब्रियो डेवलप बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है प्रोग्रेसिव ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन के द्वारा। मीन्स प्रोग्रेसिव ग्रोथ मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इज कॉल्ड एपिजेनेसिस। मतलब जो प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है किसी भी एम्ब्रियो की, वो सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, और इस थ्योरी को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपिजेनेसिस। अब इसी थ्योरी से रिलेटेड और साइंटिस्टों ने और स्टडी करी, और उसके बाद जो हैं और थ्योरीज हमारे सामने आती चली गई। इसके बाद एक बेयर्स लॉ काफ़ी माना जाता था। इसको कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने दिया था 1792 1876 तक। ये इसको हम कंसीडर टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का ये फादर भी कहलाते थे। इनकी बेयर्स के लॉ क्या कहता था? नियम इन 1828 में इन्होंने एक लॉ प्रपोज किया। तो उस लॉ में इन्होंने 2-3 पॉइंट्स दिए। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम ओवम द मोर general features of the group to which it belongs develop first and the special features of the species appear later। उन्होंने कहा कि किसी भी एनिमल के या लिविंग बीइंग के जो डेवलपमेंट के दौरान जो फीचर्स हैं, करेक्टर्स हैं, कौन से? जनरल, वो पहले डेवलप होते हैं और फिर उसके स्पीशीज़ स्पेशल करेक्टर्स जो हैं वो बाद में डेवलप
होते हैं। मतलब अगर हम उनके पहले एम्ब्रियो सबके देखें तो एक से दिखेंगे और धीरे धीरे करके वो अलग अलग होते चले जाएंगे। इनकी ये 2-3 बातें जो इन्होंने बताई थी कि पहले सिंपल आएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स आएंगे और स्पेशल बाद में फीचर्स आएंगे। इस तरह से इनका नियम ये माना गया। इसी के बाद इसी तरह से दूसरा जो लॉ था वो था बायोजेनेटिक लॉ। ये जो है मुलर ने दिया था, जर्मन साइंटिस्ट थे। 1864 में इन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल द एंटायर रेशियल हिस्ट्री ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज़ रिपीटेड। मतलब ऑन्टोजनी रिपीट्स फाइलोजनी। जंतु का व्यक्तिवर्तीय मतलब स्वयं का परिवर्धन, उसकी जातिवर्तीय परिवर्धन की पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता है। अगर हम उसको उसकी पूरी स्टार्टिंग से अगर उसकी हिस्ट्री देखें तो फिर ये हैकल ने 1866 में कॉइंड द टर्म बायोजेनेटिक लॉ और रिकैपिटुलेशन थ्योरी, इसको ही इन्होंने ये नाम दिया। ये थ्योरी भी काफ़ी टाइम तक चलती रही। इसके बाद जर्म प्लाज्म थ्योरी वाइजमैन की आई जिसने 1883 में। इसमें इन्होंने क्या कहा, द एम्ब्रियो रिमेन्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर अनपैक्ड इन द ऑर्डरली मैनर। जैसे हम पहले की अगर बात करें तो उन्होंने भी ये कहा था। तो इसने बोला कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें डेवलपमेंट के दौरान अर्ली स्टेजेस में न्यूक्लियस में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पैक होके रहते हैं और धीरे धीरे डेवलपमेंट के दौरान वो खुलते जाते हैं और सामने हमारे आते जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। इसके बाद ये थ्योरी जो नए नए साइंटिस्ट अपनी थ्योरी देते गए, दैट मीन्स कि ना वो पुरानी थ्योरी उतनी सही सब एनिमल्स के लिए नहीं थी, तो और स्टडीज़ होती चली गई। नेक्स्ट है मोज़ेक थ्योरी ऑफ रॉक्स। रॉक्स ने जो है 1888 में कहा कि सर्टेन एरिया ऑफ द एग वेयर प्री डिटरमाइंड टू डेवलप इनटू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उन्होंने बोला कि जो एग के अंदर कुछ ऐसे प्री डिटरमाइंड पहले से डिटरमाइंड एरिया होते हैं जो कि हमको पता रहता है कि वो बॉडी के किस स्पेसिफिक पार्ट को बनाएंगे, और उन सेल्स को या एरिया को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। इसके बाद आई थ्योरी रेगुलेटिव थ्योरी ऑफ डिश अर्ली क्लीव। इसमें उन्होंने क्या बताया, अर्ली क्लीवेज ऑफ द एग ऑल द ब्लास्टोमियर्स हैव इक्वल पोटेंसी टू डेवलप इनटू ए होल एम्ब्रियो। मतलब जो शुरू में ब्लास्टोमियर्स एग में होते हैं, डिवाइड होते हैं अंदर, वो उनमें सब में पोटेंसी होती है कि वो एक को भी अगर हम ब्लास्टोमियर को ले लें तो वो पूरे एनिमल में डेवलप हो सकता है अगर उसको हम अलग कर लें तो पोजीशन इज, अब इसको हम ऐसे और कह सकते हैं कि दे इन द होल डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय देम इन द होल ब्लास्टुला। किस जगह पर वो ब्लास्टुला में है उसके अकॉर्डिंग हम उनकी पोजीशन बता सकते हैं कि वो आगे जाकर किस में बनेगा। और दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज़ नोन एज द रेगुलेटिव डेवलपमेंट। अब इसके बाद जो लेटेस्ट थ्योरी थी वो क्या थी, ऑर्गेनाइजर थ्योरी ऑफ स्पीमेन। ये हमारी बहुत लेटेस्ट थी 1988 में। इसको नोबेल प्राइज़ भी 1935 में स्पीमेन को मिला था। इन्होंने बताया, इन्होंने थोड़ा और स्पेसिफिक इसको करा और स्टडी करके बताया कि द डॉर्सल लिप इंड्यूस्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए सेकेंड एम्ब्रियो। उन्होंने बोला कि एग के अंदर एक पोर्शन होता है जिसको हम डॉर्सल लिप कहते हैं, वो इंड्यूस करता है सेकेंड एम्ब्रियो। Thus, some influence was passed on from the dorsal lip to the other tissue, determining the development of the ectoderm of the gastrula। मतलब उन्होंने बोला कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस पास ऑन हो जाता है डॉर्सल लिप से दूसरी टिश्यूज़ में जो डिटरमाइन करते हैं डेवलपमेंट एक्टोडर्म का। कहाँ, कौन सी एक्टोडर्म, जो कि गैस्ट्रोला में जाकर बनती है। जैसे हमको पता है कि गैस्ट्रोला जो है 3 लेयर्ड होता है, एक्टोडर्म। तो इस तरह से डॉर्सल लिप ही ऐसा है जगह जहाँ से कि वो बता देता है, इन्फ्लुएंस पास ऑन हो जाता है कि ये वाली सेल्स एक्टोडर्म की हैं और ये फ्यूचर में जाके इस पोर्शन को बनाएंगे। अब इफ़ इट वॉज कॉर्डा मीजोडर्म, ये क्या है, कॉर्डा मीजोडर्म है जो कि सिचुएटेड इन द रूफ ऑफ द आर्केंट्रॉन विच हैड एन ऑर्गेनाइजिंग इफेक्ट ऑन द ओवरलाइंग टिश्यूज़। ये वाला जो है पर्टिकुलर कॉर्डा मीजोडर्म होता है जो कि आर्केंट्रॉन की रूफ पर छत पर होती हैं ये सेल्स, और वो ऑर्गेनाइजिंग इफ़ेक्ट डालती हैं पूरी ओवरलाइंग टिश्यूज़ पर,
कि उनको कैसे क्या आगे डेवलप करना है और उससे कौन सा टिश्यू बनता है, और इसको फिर हम कहते हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र, जो बताते हैं कि आगे आगे जाके किस तरह से पूरी बॉडी ऑर्गेनाइज होगी और उसका डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से धीरे धीरे करके जो थ्योरियाँ थी वो चेंज हो गई स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, और बाद में जो लेटेस्ट आई वो थी स्पीमैन की ये आपकी ऑर्गेनाइज़र वाली थ्योरी।